नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, एसएससी की तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं और यूपी लेखपाल भी होगा। ऐसे में जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए कम समय में आपका पूरा रिवीजन करा सकें, आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सकें। अभी तक मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पूरा का पूरा पढ़ा दिया है और आधुनिक इतिहास के 3 भाग पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अभी इतिहास के चौथे भाग में हम देखने वाले हैं कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। देखते हैं कि क्या है। कि इसका प्रश्न है, शुरू होता है यहाँ से आपका कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा सन 1931 में। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। यानी भगत सिंह जी ने जो बम फेंका था उसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि इनका जो उद्देश्य ये था कि अपनी बात को किसी न किसी तरीके से सरकार तक पहुंचाई जाए, जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी। इसी कारण उन्होंने बम फेंक दिया ताकि सरकार इनकी बात सुने, और इसी बम कांड को आधार बना करके उन पर मुकदमा चलाया गया और सन 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैडम कामा, जिनको भीकाजी कामा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, जिनको भारतीय मैडम कामा कहते हैं, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थीं। उन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया था। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। यही वो पहली महिला थीं या पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने भारत का तिरंगा झंडा कहीं पर फहराया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करना था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया था, और भंग करने का कारण ये था कि भारत को आज़ादी मिल गई थी। ऐसे में ब्रिटिश के साथ उनको अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस संस्था को भंग कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट के जो लाने के पीछे किनका काम था? सिडनी रॉलेट का। इन्हीं के नाम से रॉलेट एक्ट पड़ा, और ये कब आया? 1919 में। इस कानून में ये मुख्य बात ये थी कि अगर आपके ऊपर सरकार कोई मुकदमा लगा देती है तो आप ना तो उस मुकदमे के खिलाफ कोई दलील दे सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, आपको सीधा जेल में ठूंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 1919। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ये भी 1919 में ही पारित किया गया था। यही वो कानून था जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, या इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपका शुरू होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रश्न। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो इनके ऊपर अभी एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था सरदार उधम सिंह। तो इन्हीं की इसी विषय पर वो मूवी बनी थी। यही वो व्यक्ति थे, सरदार उधम सिंह जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए
जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी और इसी कारण उनको 31 जुलाई 1940 को मृत्युदंड दे दिया गया था। ये वहाँ पर लंदन पहुँचते हैं और वहीं पर इसकी हत्या कर देते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 को घटित हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 लोग मर गए। तो हुआ यूँ था कि जलियांवाला बाग, अगर आपको ना पता हो तो बताते हैं कि दो व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई थी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में कई लोग इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, और यहीं पर वो आदमी था जनरल डायर जिसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों देखिए, इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, कर्नल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओडायर। आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। हत्याकांड का आदेश इस व्यक्ति ने दिया था, जबकि माइकल ओडायर जो था वो वहाँ का गवर्नर था। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात कि कर्नल रेजिनाल्ड डायर यही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि आप गोली चलाइए, लेकिन पंजाब का गवर्नर कौन था उस समय? माइकल ओडायर था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए थे वहीं पर, और वहीं पर रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न आपका शुरू होगा स्वराज पार्टी से। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। सन 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी का कर्णधार पंडित मोतीलाल नेहरू थे। देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल थे। इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार न कर चुनाव में भाग लेना था और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर ही ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करना था। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट होकर CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज्य दल की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ था क्योंकि इस दल में जो लोग शामिल थे वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने विधान परिषद का बहिष्कार किया था, और जबकि ये लोग चाहते थे कि विधान परिषद में हम लोग चुन करके जाएं और वहां पर जब असेंबली में हम ब्रिटिश सरकार से लड़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो वही हो जाएगा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका शुरू होगा, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलनों से। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक स्थान है आपका यूपी के गोरखपुर में। वहीं पे 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत उकसाई हुई भीड़ थी और उसने वो एक थाने को फूंक दिया, और इसी कारण यहाँ पर हिंसा हो गई। जबकि असहयोग आंदोलन में हिंसा का कोई प्रावधान नहीं था, इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा गया था कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो यही कारण था कि जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने यह आंदोलन रोक दिया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी ने चंपारण में असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार में स्थित है।
दोस्तों कि अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में। यहीं पर 1918 में ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था कि वहाँ पर एक बीमारी आई थी, यानी भारत में प्लेग जो बीमारी आई थी, इसी कारण के अंग्रेज भारतीयों के बोनस में कटौती कर रहे थे और मजदूर लोग इसका विरोध करने लगे। तो यहीं पर मजदूरों ने गांधी जी से आह्वान किया कि आप आइए और मेरी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचाइए। यहीं पर जब वो अंग्रेज़ मान नहीं रहे थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया कि वो भूख हड़ताल पर जुट गए और यही कारण था कि अंग्रेज़ों को विवश होकर के गांधी जी की और मजदूरों की बात माननी पड़ गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? दोस्तों इसमें प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार शामिल था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था, लेकिन मशहूर हिंसा शामिल नहीं थी। हिंसा करना स्वतंत्र असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कतई शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? दोस्तों स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन करना था, अस्पृश्यता हटाना था, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना ये भी था, लेकिन विदेशी वस्तुओं की खरीदी करना इसका उद्देश्य नहीं था। जबकि इसका उद्देश्य तो ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो वो चंपारण, बिहार का चंपारण, यही चंपारण में जो इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था यही सबसे सफल माना जाता है 1917 का। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया था। चंपारण के ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे और इसी सत्याग्रह के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था। तो गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कारण? चंपारण में आंदोलन के सफल होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? 1915 में। 1915 में, जबकि 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। तो ये 1893 में अफ्रीका गए थे, जबकि अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में। अगला प्रश्न, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों आपको एक कहानी बताते हैं कि तुर्की का एक खलीफा था। उसी का तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कानून लाए। तो जिस कारण से उस खलीफा ने मुस्लिम ब्रदरहुड का विक्टिम कार्ड खेला और पूरे दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया कि ये लोग मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो उसी का प्रभाव भारत में भी हुआ और उसी के प्रभाव के कारण अली बंधु जो थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये इन लोगों ने उसी खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन चलाया, जिसको बाद में गांधी जी ने भी अपना समर्थन दे दिया था। तो इस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 में, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपके सामने 186। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो किसके साथ शुरू हुआ? तो दोस्तों ये दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गाँव जिसका नाम दांडी था, वहीं की यात्रा की। तो कब? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा खत्म हुई। तो दांडी
यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल यानी 24 दिन तक चली थी। और दांडी मार्च इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज नमक पर कर लगा रहे थे, और इसी कर के विरोध में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जाकर के नमक को बनाया था पश्चिमी तट के गांव दांडी में। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही अंग्रेजों की अवज्ञा करना था, यानी ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम थे: नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी न करना, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस तारीख को? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो वो कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी पर खत्म हुई थी। साबरमती नामक स्थान से शुरू हुई थी और दांडी नामक स्थान पर यात्रा खत्म हुई थी। दोस्तों कंफ्यूज न होइएगा, साबरमती से शुरू होना, दांडी पर खत्म होना, इसीलिए इसका नाम दांडी मार्च पड़ा। अगला प्रश्न। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? तो नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह जो तमिलनाडु में हुआ था उसका नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी। यही वह व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, उसी दौरान सी राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु के नागरपट्टनम में वेदरयम नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था और इस मार्च को वेदरयम मार्च भी कहा जाता है। तो दांडी मार्च गांधी द्वारा और वेदरयम मार्च सी राजगोपालाजी द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका साइमन कमीशन शुरू हो जाता है दोस्तों। साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग का 1927 में क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। जब ये साइमन कमीशन आया तो इसमें कोई भी भारतीय मूल का सदस्य शामिल नहीं किया गया था। इसमें सभी लोग अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गांधी इरविन समझौते से जुड़ा हुआ। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता किया गया था जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इस समझौते का प्रारूप हार्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। अगला प्रश्न, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें आपका दिया गया है जुलाई, और जुलाई भी दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये कब शुरू हुआ था? सितंबर 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931
1930 तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। यानी 30, 31 और 32 में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर जिसको ये नहीं पता कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या है, तो ऐसी एक, जिसको कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं, उसी में कई लोग बैठे होते हैं और विभिन्न प्रतिनिधि होते हैं। सब लोग अपना अपना अलग अलग पक्ष रखते हैं, तो कई सारे देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ। किस वर्ष पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर 1932 में किए गए थे। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। कब हुआ? 1932 में। और ये समझौता हुआ क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टियाँ थी। देखो, एक दलित थी, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हिंदू थे। ये दलित हिंदू में ही आते हैं, लेकिन इसमें अम्बेडकर साहब दलितों को एक पार्टी बना करके हिंदुओं से अलग निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे, जिस प्रकार मुस्लिमों का अलग से निर्वाचन पद्धति था। गांधी जी चाहते थे कि वैसे भी हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हुई है, ऐसे में अगर हिंदू और दलितों के बीच जब लड़ाई हो जाती तो ये तीनों लोग आपस में अलग अलग कट जाते। ऐसे में अंग्रेज़ों के लिए इन सब को अपने इशारों पर नचाए रखना संभव था। ऐसे में गांधी जी पूरी जोर लगा दिए थे कि हिंदू और दलित जो कि एक ही आदमी थे, एक ही मूल के हैं, ये अलग ना होने पाए। और जबकि अम्बेडकर साहब चाहते थे कि अलग से इनका निर्वाचन किया जाए, लेकिन गांधी जी जब भूख हड़ताल पर अड़ गए तो मजबूरी में अम्बेडकर साहब को इनके साथ समझौता करना पड़ा था, और ये अच्छा भी था इतिहास के लिहाज से। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1939 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ये दोस्तों स्थापना गलत है, इसका पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किया था, जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में ही रास बिहारी बोस द्वारा कर दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, ये देखिए, पुनर्गठन सिंगापुर में किया था। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी थी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी रानी ब्रिगेड तैयार की थी। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के रंगून को प्रदेश को जीतते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई थी। यहाँ पर जो म्यांमार था, इसी को जीतते हुए वो सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर गई थी आज़ाद हिंद फौज, लेकिन बाद में इसको अंग्रेजों के सामने समर्पण भी करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई। देखिए, जब ये सेना, अभी मैंने आपको जैसा बताया कि ये सेना जब यहाँ पर प्रवेश कर गई, तो ऐसे में यहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने इनको समर्पण करना पड़ा। तो अंग्रेज़ों ने इन पर केस चलाया कि आप अंग्रेजी आदेश की अवहेलना कर रहे थे। तो ऐसे में इन जवानों का पक्ष रखने के लिए भूला भाई देसाई और नेहरू जी भी थे, इन जवानों का पक्ष रखने के लिए। ऐसे में इन जवानों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो INA का गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, उसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। उसके बाद 28 मार्च 1942 को टोक्यो, जापान का एक शहर है, में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज की गठन कर दी गई, और 1943 में इसका पुनर्गठन किया गया था सुभाष बाबू के द्वारा। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना नहीं की थी? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी का गठन
कब किया गया था। देखिए इसमें ऑप्शन सी भी दिया गया है 42 और ऑप्शन डी भी दिया गया है 1943, लेकिन ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि गठन किया गया था 1942 में, लेकिन पुनर्गठन किया गया था 1943 में। पुनर्गठन के लिए सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम से ये आज़ाद हिंद फौज काफ़ी प्रसिद्ध है, इन्हीं के नाम से। अक्सर लोग यही गलतियां कर देते हैं कि इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा मान लेते हैं, जबकि INA का गठन किया गया था इनके द्वारा, रास बिहारी बोस जी के द्वारा 1942 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस ले लिया, उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? उन्हें हम वर्तमान में शहीद और स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रास बिहारी बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया था। तो जब अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया था? शहीद और स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था त्रिपुर कुमारन ने। त्रिपुर कुमारन ने देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन त्रिपुर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल, जो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में कि लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? तो वो लक्ष्मी सहगल थी। और जबकि देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? वो त्रिपुर कुमारन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ख़त्म होता है आज का भाग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि अगर आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए था। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करते रहें। हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।